एट सेकेंडरी लेवल। क्लियर? ये एक हमारा कंटेंट है सिलेबस का कि माध्यमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत। ओके, ये कंटेंट पढ़ जा रहे हैं। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग ऑफ साइंस कैरिकुलम एट सेकेंडरी लेवल। क्लियर? अब ये कंटेंट ऐसा है जिसमें याद कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? बोलो, मैं अभी आपको बहुत सारे सिद्धांत बता रहा हूं, वो आपको लाइनें समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, पहले इधर ध्यान दो। पहला लिखा मैंने उपयोगिता का सिद्धांत। क्लियर? उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई साइंस कैरिकुलम में ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो पढ़ने वाले के भावी जीवन में कुछ न कुछ यूजफुल हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बोलो, पता चला ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे टॉपिक जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो नहीं होने चाहिए। पहला सिद्धांत क्या कहता है? उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। क्लियर? यानी क्या कहना चाह रहा हूं, विज्ञान पाठ्यक्रम क्लियर में ऐसे टॉपिक, क्लियर, बोलो, होने चाहिए जो जो स्टूडेंट, क्लियर, के भावी जीवन, ठीक है, के भावी जीवन, ओके, समझोगे नहीं, के जीवन में बोलो यूजफुल, क्लियर हो। ठीक है, पहला उपयोगिता का सिद्धांत समझ में आया। दूसरा है, 3 बताता हूं, नोट करना ऐसे। क्लियर? मतलब आपको जैसे मैं बता दूंगा अपने आप पता चल जाएगा इस कंटेंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? क्रमबद्धता, ठीक है, का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। क्लियर? क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है कि जब भी हम कैरिकुलम बनाते हैं विज्ञान का, तो उसमें जो टॉपिक हो वो ऐसे हो जिसमें क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता का मतलब ये है कि हमने 9th क्लास के अंदर कोई चीज पढ़ी है तो उससे रिलेटेड आगे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को ऐसा लगे कि यार ये तो कोई अलग ही दुनिया आ गई है। बोलो, बात समझ? क्रमबद्धता होनी चाहिए। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं विज्ञान पाठ्यक्रम, क्लियर, बोलो, पाठ्यक्रम के निर्माण में ठीक है, पहले वाली कक्षाओं, ठीक है, बोलो, की क्रमबद्धता, क्लियर, क्रमबद्धता, ठीक है, के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। क्लियर? कि बच्चा 8 क्लास पढ़ के आता है, 9 पढ़ता है, 10 पढ़ता है, तो उसको लगना चाहिए कि जो चीजें मैंने वहां पर पढ़ी थी अब उसके आगे मैं चीजें यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्लियर? तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार जो चीजें मुझे पहले क्लियर नहीं थी अब मुझे क्लियर होगी। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ क्रमबद्धता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। मतलब एंड रिजल्ट तो आपके लाइन ही काम की है। बोलो, इन्हीं को नाम दे दिया सिद्धांतों का। क्लियर? ओके। नंबर 3, प्रेरणादायक ठीक है, पाठ्यक्रम का सिद्धांत, प्रेरणादायक पाठ्यक्रम, बोलो, का सिद्धांत। क्लियर? ओके, क्या मतलब है इसका कि भाई विज्ञान का जब पाठ्यक्रम होता है उसमें विज्ञान की जो खोजें हैं जिन्होंने की है उनकी जीवनियां, बोलो, आपसे मैं करूं उनके जो भी उन्होंने खोज किस तरह से की है वो सब भी होने चाहिए, ताकि जब बच्चा उन खोज को पढ़े तो वो उनसे कुछ सीखे कि वास्तव में कितने फेलियर के बाद ये, बोलो, खोज हुई है, कितनी सक्सेस के बाद हुई है, तो उसके अंदर भी धैर्य और आत्मविश्वास जागृत हो। क्लियर? तो आप प्रेरणादायी पाठ्यक्रम का सिद्धांत, विज्ञान पाठ्यक्रम, क्लियर, विज्ञान पाठ्यक्रम में ठीक है, वैज्ञानिकों की खोज, ठीक है, बोलो, आपसे खोजों, ठीक है, घटनाओं, क्लियर, ओके, खोज के तरीके, ठीक है, आदि आदि को भी
को भी सम्मिलित, क्लियर, सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है, चाहिए। बोलो वैज्ञानिकों, क्लियर, वैज्ञानिकों की जीवनी, ठीक है, से भी विद्यार्थियों क्लियर में आत्मविश्वास, क्योंकि ये तो श्योर है कि विज्ञान की जितनी भी खोजें हुई है वो सब एक बार में नहीं हुई, बहुत बोलो फेलियर के बाद चीज सक्सेस पे पहुंची है। क्योंकि साइंस में मान्य कब चीज होती है, जब वो हर एंगल से परफेक्ट होती है। आज एक वैक्सीन बनता है, बोलो एक वैक्सीन बनता है, उसके पीछे रिसर्च होती है 10 साल की। कितनी रिसर्च? 10 साल की रिसर्च मिनिमम। वैक्सीन आज जो आप अखबार में पढ़ते हो कोविशील्ड के, वो तो होना ही है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैक्सीन को परमिशन 10 साल बाद मिलती है। कितने, जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है कितने साल ट्रायल चलता है? मिनिमम 10 ईयर ट्रायल चलता है, तब कोई जाकर वो परफेक्ट वैक्सीन बनती है, क्लियर। और जब वहां पर डिमांड के अकॉर्डिंग 1 साल में बनी तो डेफिनेटली ट्रायल इतनी हो पाई, तो नहीं हो पाई तो उसका बोलो लाखों में, हजारों में, कुछ पे तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्लियर। और जब रियल में वैक्सीन जो बनाने का तरीका है वो है 10 साल, बोलो क्लियर, मिनिमम 10 साल, क्लियर। और सारे चूहों पर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इतनी डोज दी तो ये साइड इफेक्ट आया, चलो डोज में चेंज करते हैं, बोलो इस कंटेंट से साइड इफेक्ट, कंटेंट चेंज, मतलब ऐसी ट्रायल चलती ही रहती है, क्लियर। और 10 साल 12 साल बाद जब वो परफेक्ट बन जाती है तब ह्यूमन बीइंग पर उसको लगाने के लिए लॉन्च की जाती है, क्लियर। सभी मेडिसिन ऐसे ही होता है। आज कोई एंटीबायोटिक आ रही है मार्केट में, कोई मेडिसिन आ रही है, उसकी रिसर्च बहुत लंबी होती है, क्लियर। तो मैंने कहा वैज्ञानिकों क्लियर की जीवनी से भी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, बोलो मैंने कहा धैर्य, क्लियर, ओके, वैज्ञानिक सोच, क्लियर, बोलो मैंने कहा वैज्ञानिक सोच क्या होती है, बोलो जागृत होती है, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बोलो मैंने कहा अंधविश्वास, क्लियर, अंधविश्वास, ओके, से मुक्ति, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे पाठ्यक्रम में कहीं ऐसी कोई बात ना हो जिससे स्टूडेंट क्या बने, अंधविश्वासी बने। क्योंकि विज्ञान तो अंधविश्वास से मुक्ति दिलाता है, बोलो क्लियर। अंधविश्वास का मतलब मैंने बार बार बताया है, बिना एविडेंस के किसी भी बात को मान लेना क्या होता है, बोलो अंधविश्वास होता है, बोलो क्लियर। कहीं सुनी बात को मान लेना क्या होता है, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास से मुक्ति का सिद्धांत मतलब समझ में आया कि विज्ञान पाठ्यक्रम, क्लियर, पाठ्यक्रम में दी गई जानकारी, दी गई जानकारी, क्लियर, जानकारी, मैंने कहा तथ्यों, क्लियर, उदाहरणों, क्लियर, उदाहरणों, नियमों के साथ होनी चाहिए, क्लियर, होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब हम क्लास 9 10 बोल में पढ़ते हैं तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, डेरिवेशन के बाद होता है। बोलो हायर स्टडीज में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम 10th क्लास में कोई भी पढ़ते हैं तो आज हम बोलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 से करते हैं, इससे काम चला लेते हैं। लेकिन वहां तो पहले बताया जाता है कि सीरीज का मतलब क्या होता है, फिर सीरीज के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि करंट सेम होती है तो ओम्स का लॉ लगाया जाता, मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ, और ऐसे ही किया जाता है ना, V इजिकल टू आई आर, तो आई नेट इजिकल टू I1, बस ऐसे बोलो प्रूव करके और फिर फाइनल निकाला जाता है कि R नेट इजिकल टू R1 प्लस R2, किसमें, सीरीज में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो ओके। अंधविश्वास से मुक्ति का सिद्धांत क्या कहता है, विज्ञान पाठ्यक्रम में दी गई जानकारी क्या होनी चाहिए, तथ्य, उदाहरणों और नियमों के साथ होनी चाहिए, क्लियर। इससे क्या होगा, बोलो इससे क्या होगा, अंधविश्वास से मुक्ति का सिद्धांत, क्लियर। इसका मतलब ये जो कंटेंट हमारे सिलेबस में दे रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग इन साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, उसमें हम किस तरह की बातें पढ़ रहे हैं, समझ में, बोलो क्लियर। और बताता हूँ, पहले 4 नोट करो। अच्छा, ये पढ़ने के बाद ये कॉमन सेंस वाला है कि याद करना, बोलो
कॉमन से। मतलब आपको मैंने पहले ही कहा कि जो हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं उसमें 60% चीजें कॉमन सेंस वाली होती है, क्लियर। 40% चीजें याद करने की होती है, ठीक है। तो जो कॉमन सेंस वाली है वो आपको कॉमन सेंस की नजर से देखना है, ओके। ओके, हटा दूं? ठीक है। कर्मबद्धता के सिद्धांत का दो मीनिंग है। एक तो ये तो है ही है, उसके अलावा अगर जैसे सपोज 12th के अंदर बोलो या 10th के अंदर बोलो, जो भी टॉपिक रखे गए हैं वो टॉपिक भी रिलेटेड होने चाहिए, बोलो बात समझो ना, ताकि स्टूडेंट का फंडा क्लियर हो, ठीक है।
ओके। क्या है ये नोट बोलो, ठीक है। ओके, बिल्कुल बेसिक बात है, बात समझ ना, क्लियर। ओके, हटा दूं। और मैंने कहा नंबर 5 ध्यान दो, मैंने लिखा क्रिया का सिद्धांत, क्लियर। क्रिया का सिद्धांत क्या कहना चाहता है ये, कि भाई विज्ञान विज्ञान पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम बोलो में 4H, क्लियर, बोलो को 4H अवधारणा या 4H को स्थान देना चाहिए, ठीक है। ये 4H क्या होता है, इधर देखो 4H, एक H क्या है बोलो, हेल्थ। दूसरा H क्या है बोलो, मैंने कहा बोलो दूसरा है हैंड, क्लियर। बोलो एक क्या है हेड और एक क्या है हार्ट, क्लियर। बात समझ में आए बोलो, हेल्थ, हैंड, हेड और हार्ट, क्लियर। कि वो दिमाग से सोचे, दिल से सोचे, हाथ से करे, बोलो बात समझ ना। और स्वास्थ्य के बारे में भी सोचे। तो 4H को भी क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, क्लियर। हम दिमाग से कोई कार्य करते वो भी क्रिया है, हाथ से कोई कार्य करते वो भी क्रिया है, बोलो बात समझ ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कहा विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, केंद्रितता, केंद्रितता, ठीक है, का सिद्धांत। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बोलो प्रिंसिपल, बोलो ऑफ, आपसे मैं कहूँ स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, नहीं कि शिक्षक ओरिएंटेड होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिसमें मेन केंद्र किसको बनाकर बनाया गया हो, स्टूडेंट, ने कि टीचर, बोलो क्लियर। ओके, यहां पर मैंने लिखा अवकाश के सदुपयोग सदुपयोग का सिद्धांत, मतलब समझे बोलो, कि ये भी एक है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जिस स्टूडेंट जब भी बोलो अवकाश में हो तो उस पाठ्यक्रम की वजह से कुछ ना कुछ वो करे, बोलो बात समझ ना। यार किताब में मैंने ये पढ़ा है, वास्तव में साबुन से बनती कि नहीं बनती। और अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, और देखे अपन, मैंने कहा सामुदायिक, ठीक है, जीवन से संबंध का सिद्धांत, ठीक है। सामुदायिक जीवन मतलब जो हमारी कम्युनिटी का जो लाइफ है उसके से रिलेटेड बोलो संबंध का सिद्धांत, क्लियर। ओके भाई, सीधी सी बात है, विज्ञान से ही हमारी हर चीजें बनती है, बोलो क्लियर। तो सामुदायिक जीवन मतलब जो हमारी एवरीडे लाइफ की जो चीजें हैं उससे उनका संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि वो सब पाठ्यक्रम में होने चाहिए, क्लियर। ओके, तो क्रिया का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रता का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, इसी तरह से मैंने लिखा सृजनात्मकता, ठीक है, योग्यता बोलो के विकास का सिद्धांत, ठीक है। बोलो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को क्या बनाए, क्रिएटिव एबिलिटी उसमें क्रिएट करे, क्या डेवलप करे, बोलो क्रिएटिव एबिलिटी, क्लियर। तो ये मैंने 9 नाम लिखे हैं, बात समझना। ये 9 नाम किसके थे, बोलो हमारा कंटेंट क्या है, माध्यमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत, क्लियर। अगर एग्जाम में इसमें कोई क्वेश्चन आता है
वैसे तो आने के चांस कम है, और आता है तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं। आ गया क्वेश्चन ऐसा कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम के कौन सा सिद्धांत होता है, तो आपको ऑप्शन पढ़ोगे, बोलो। कोई वर्णन तो होगा नहीं, नाम ही लिखे होंगे ना। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, क्लियर। बोलो, एक दे दिया आपको आपसे मैं कह रहा हूं उपयोगिता का सिद्धांत, क्लियर। एक दे दिया आपको विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, एक उपयोग सभी, तो क्या कर दोगे उपयोग से, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। हाँ, एक बार मैंने कंटेंट बता दिया तो आपको ध्यान रहेगा कि इस कंटेंट से रिलेटेड आते हैं तो इसमें ये है। बाकी इसको तो बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बार बार वो उसको पढ़ा जाता है जिसमें कोई ऐसी फैक्ट वाली चीज हो जो मुझे डेट वाइज या कुछ मुझे याद होना चाहिए। जैसे एनसीएफ 2005 था, तो जो फैक्चुअल बातें हैं जो डेट वाइज है, जो जिसने दिया वो तो अपने को याद होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको इकाई, यूनिट, और आपको मैंने बोलो एक दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना बताए, तो देने वाला कौन है, उनमें डिफरेंस क्या, वो तो पता होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आए। साइंस की डेफिनेशन बताई तो वो तो अपने को बार बार देखनी पड़ेगी, भूल जाते हैं, बोलो क्लियर। कुछ होते हैं जिसमें हमने एक बार पढ़ लिया, फिर कॉमन सेंस चलाना है, क्लियर। कि आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सिद्धांतों को कोई 5 सिद्धांत लिखिए, और ऐसे थोड़ी आएगा, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब एक बार मैंने बता दिया, कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इससे रिलेटेड आएगा तो मैं खुद कर लूंगा। हाँ, ऑप्शन में ये लाइनें आती है तो मैंने थोड़ा समझा दिया कि भाई उपयोगिता के सिद्धांत का मतलब क्या, क्रमबद्धता के सिद्धांत का मतलब क्या, प्रेरणादायी पाठ्यक्रम का सिद्धांत का मतलब क्या, अंधविश्वास से मुक्ति का सिद्धांत का मतलब क्या, क्रिया के सिद्धांत का मतलब क्या, विद्यार्थी केंद्रितता, अवकाश के सदुपयोग, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, और सृजनात्मक योग्यता के विकास का सिद्धांत। मेरे हिसाब से तो नाम समझ में आ ही रहे, बोलो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये वर्ड सब जानते ही है। सृजनात्मकता जानते नहीं जानते, बोलो। और क्रिएटिविटी, बोलो क्लियर। तो अगर आपसे मैं करूं उस पाठ्यक्रम के अंदर निर्माण के दौरान ऐसी चीजें, ऐसे कुछ रखा जाएगा जिससे उस बच्चे में क्या डेवलपमेंट होगा, बोलो, क्या एबिलिटी डेवलप होनी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, क्लियर। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि एक जीनियस इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है, लेकिन एक क्रिएटिव इंसान जरूर सक्सेसफुल होता है। तो हमेशा स्टूडेंट को क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्रिएटिव, बोलो बात समझ। अगर वो क्रिएटिव बनेगा तो जीनियसपन तो उसमें आने लगेगा अपने आप ही, बोलो बात समझ ना। लेकिन जीनियस है तो जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव होगा, बोलो क्लियर। तो मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको ओके। तो ये मैंने आपको कंटेंट बता दिया, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, नोट कर लो। ओके।
गया बोलो, ये तो वेरी इजी बोलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें बोलो, ठीक है हटा दूं। ऐसे ही मैंने कहा एक कंटेंट है कॉमन सेंस वाला विज्ञान पाठ्यक्रम के चयन तथा संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित, मैंने कहा प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ओके, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, फैक्टर्स, मैंने यहां पर लिखा फैक्टर्स, ओके, related to selection and organization clear of science curriculum, ठीक है, साइंस कैरिकुलम, ओके, विज्ञान पाठ्यक्रम के चयन और संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी कॉमन सेंस वाला है। क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम विज्ञान के पाठ्यक्रम का चयन और बोलो क्या करते हैं, बोलो उसको बनाते हैं संगठन। पहला जो मेन कारक है वो है शिक्षण उद्देश्य, क्लियर, कि भाई हमारा टीचिंग का एम क्या है, ठीक है, टीचिंग एम, ओके। दूसरा शिक्षकों की योग्यता, क्लियर। तीसरा बोलो मैंने कहा पाठ्यक्रम की अवधि, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, पाठ्यक्रम की अवधि, ओके। देखो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी तो ही काम बनेगा कि हम बोलो सपोजिट विज्ञान का किसी कक्षा का सिलेबस बना रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनको जो पढ़ाने वाला टीचर होगा उसकी योग्यता क्या होगी। बोलो बात समझ रहे ना, हमने क्या कर दिया कि 10th के अंदर सिलेबस बना रहे हैं और कंटेंट डाल रहे हैं ऐसे जो नेट लेवल के हैं, तो बताओ उसको पढ़ाने वाला टीचर उसको नहीं पढ़ा पाएगा। बोलो बात समझ। प्लस हमें सिलेबस बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि ये सिलेबस बोलो जैसे सपोजिट एक स्कूल चलती है 220 दिन, क्लियर, 365 में से 220 दिन चलती है, तो हमें सिलेबस इतना ही बनाना है कि वो उस ड्यूरेशन में पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का लंबा चौड़ा सिलेबस बना दिया जो ढंग से करो तो 2 साल में पूरा नहीं हो, तो वो भी काम का नहीं। ये मैं क्या कंटेंट समझ में आ रहा, ऊपर क्या लिखा हुआ बोलो, विज्ञान पाठ्यक्रम के चयन और संगठन का प्रभावित करने वाले कारक, ये तो मेन है। मुख्य कारक अगर कोई पूछे तो वो तो यही है, वो है हमारा टीचिंग एम। हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या हम सिखाना चाहते हैं, वो तो पहले दिमाग में होना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम का चयन और संगठन सही हो पाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बोलो शिक्षकों की योग्यता ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम की अवधि ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, विद्यालयों, ठीक है, बोलो में व्यवस्था, क्लियर। पता चला ऐसे ऐसे विज्ञान का कंटेंट डाल दिए जो बड़ी बड़ी लैब में भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में जो पाठ्यक्रम में डालें टीचर अगर उससे रिलेटेड कुछ लैब में बताना चाहे तो उसकी अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया। बोलो सपोज डाल दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पता चला स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल एंड कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दूर दूर से नहीं मिलेगा, तो बोलो फिर छोटी कक्षा में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बताने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। बोलो बात समझ, मतलब यहाँ पर विज्ञान पाठ्यक्रम के चयन और संगठन को प्रभावित करने वाले कारक जो हमारा एक कंटेंट है छोटा सा, उसका मतलब क्या है कि हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम पाठ्यक्रम का चयन करते हैं और उसको बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई, समझ में आए। बोलो इनमें ज़्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग लेवल पर जो पढ़ाने वाले होते हैं उनकी अलग अलग एबिलिटी वैसे ही फिक्स की गई है। बोलो वैसे ही फिक्स की गई है। आज अगर कोई 11th-12th बोलो पढ़ाता है तो वो क्या होना चाहिए, बोलो वो मास्टर डिग्री उसकी हुई होनी चाहिए। अगर कोई सपोजेड मेरे कहने का 9th-10th को पढ़ाता है तो उसका बोलो क्या होना चाहिए, बोलो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वो जो
वो इतनी तो कम से कम होना ही चाहिए। क्लियर? कोई कॉलेज में पढ़ाता है तो उसका भी फिक्स है पैरामीटर कि भाई उसका एमएससी के बाद नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। बोलो आपसे बीएड के बाद एमएड होनी चाहिए, मतलब ऐसा फिक्स है बोलो, तो उतना वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? और अवधि तो बैन है बोलो। क्लियर? क्योंकि ऐसा सिलेबस डाल दिया जो किसी भी हालत में 365 दिन स्कूल चले तो ही खत्म नहीं हो सकता, तो भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, और ये व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करोगे? एक और लिख सकते हो, बौद्धिक योग्यता, ठीक है, का स्तर। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिस एज ग्रुप के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, रियल में ऑन एवरेजन कितनी बौद्धिक योग्यता बच्चों में आ जाती है। ये क्या लिखा, बौद्धिक योग्यता का स्तर, मतलब समझ रहे हो? बोलो मुझे एक बात बताओ, क्या आप जितने होशियार आज हो, जितना दिमाग आपका आज चलता है, क्या आप 10th क्लास में उतना चलता था क्या? बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम बनाते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं उनका उस एज ग्रुप में बौद्धिक स्तर कितना रहता है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके। ऐसा नहीं कि आप पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हो, बोलो आप सोचो मैं तो बच्चे को शुरू में ही होशियार बना दूंगा, और भाई ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ जिसे बच्चा सब कुछ इसी कक्षा में पढ़ ले, कैसे पढ़ेगा मुझे बताओ? बात समझ रहे हो ना? ओके। तो बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रख, ये मैंने लाइनें लिखी, समझ में आया? इनमें अपने को वर्णन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है? ओके। आई हैव नो, मतलब इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बोलो ओके। क्योंकि ये दोनों कंटेंट कॉमन सेंस वाले हैं, जिनका क्वेश्चन आता है तो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। एक बार हमें इस टाइटल का मतलब पता हो कि इसमें क्या चीज होती है। और अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान पाठ्यक्रम चयन और संगठन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो मुख्य कारक है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग एम। ये मेन उद्देश्य, मतलब ये तो सबसे पहले है। क्लियर? ओके। तो ये समझ में आगे? बोलो। अब आ जाऊं मैं वापस अगली चीज, जो ये तो कंटेंट मैंने आपको बताया जो अपने सिलेबस में है, लेकिन बोलो कॉमन सेंस वाले हैं। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो ओके। अब मैंने कहा हमें पढ़ना है यहाँ पर मैंने कहा साइंस, ठीक है, टीचिंग, साइंस टीचिंग, ठीक है, मेथड्स, ओके, एंड मैंने कहा, या ऐसा लिख सकते हैं इंग्लिश, बोलो मेथड्स, ठीक है, एंड अप्रोच ऑफ ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं, टाइटल क्या है, विज्ञान, ठीक है, कि शिक्षण विद्या तथा उपागम। क्लियर? उपागम। ओके। मैंने लिखा मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। क्लियर? अब हमारे सिलेबस में जो जो पहले दे रखे मैं सारे मेथड के नाम लिख रहा हूं ताकि हमें पता चले कि बोलो टीचिंग के मेथड तो बहुत सारे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस में कौन से, हमें किन को पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बैठेगा। क्लियर? तो आपका पहला है यहां पर मैंने कहा व्याख्यान विधि। क्लियर? व्याख्यान विधि नहीं है आपका, है बोलो आपसे मैं कहूं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? क्या है? लेक्चर कम, नोट मत करो इधर, ध्यान दो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो मैं पहला आपको लेक्चर मेथड बताऊंगा तो आपको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड समझ में आएगा। मतलब कुछ विधियां हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है कि जो हमारी विधियां हैं वो हमें समझ में आए। बोलो क्लियर? इसलिए मैंने जान के व्याख्यान विधि लिखी।
बाकी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड साइंस को पढ़ाने का बिल्कुल भी मेथड नहीं है। बोलो क्लियर। लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर आया, सुनो 1857 की क्रांति में ये हुआ था, बोलो ये हुआ था, ये और ये है व्याख्यान विधि। साइंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर। साइंस में तो पहले नियम बताते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, फिर फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर एग्जाम्पल, ये होता है। तो ये तो प्रयोग प्रदर्शन विधि है जिसमें बोला भी जाए और किया भी जाए। बोलो बात समझ ना। फिर भी मैं इसको क्यों बताऊंगा, क्योंकि हमें बोलो आगे जो मुझे प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो समझ में आए। तो पहला क्या लिखा, व्याख्यान विधि, ओके। फिर क्या लिख रहा हूं, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि पहला मैंने लिखा यहाँ पर लेक्चर मेथड। पहले मत नोट करो, पहले अच्छे से समझो कि मैं ये जो आज कंटेंट चालू कर रहा हूं उसमें क्या पढ़ना और कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेबोरेटरी मेथड, बोलो नो प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। मैंने कहा लेबोरेटरी मेथड, ओके। उसके बाद मैंने कहा तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है, बोलो यहाँ पर प्रयोग प्रदर्शन विधि, क्लियर, ओके। जिसको हम कह सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्लियर, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, क्लियर। मैंने कहा आपको लेक्चर कम, बोलो मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ओके। जिसके अंदर बोलो हम चीजें करके भी बताएं और साथ के साथ मुंह पे पट्टी या बोलते भी रहे। इसका मतलब ये जो होगा वो होगा व्याख्यान प्लस प्रयोगशाला विधि। देखो मैं जो बता रहा हूं, पहला क्या बताऊंगा, व्याख्यान विधि, दूसरा क्या बताऊंगा, प्रयोगशाला विधि, और ये वाला जो है जो विज्ञान को पढ़ाने का मेन तरीका है, इसका मतलब पहली लाइन ही हमारी होगी व्याख्यान प्लस प्रयोगशाला इज इक्वल टू प्रयोग प्रदर्शन विधि, क्लियर। इसलिए मैं पहले ये दो बताऊंगा, बात समझ ना। उसके बाद आपको मैंने कहा ये तीनों तो कनेक्ट होगी, बोलो क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैंने लिखा प्रोजेक्ट विधि, क्या लिखेंगे बोलो, हिंदी में प्रयोजना विधि, क्लियर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। इसलिए आजकल एग्जामिनर होशियार है, हिंदी में भी ऐसे लिख देता है, क्लियर, मस्त रहो, क्लियर, ओके। एक ही बात है, ये क्या लिखा मैंने बोलो, ये क्या लिखा मैंने बोलो, प्रोजेक्ट मेथड, क्लियर, चलो ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैंने कहा अनुसंधान विधि, क्लियर। अनुसंधान विधि मतलब डिस्कवरी मेथड, क्लियर, या इसी को बोलते हैं खोज विधि खोज विधि, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, मैंने कहा डिस्कवरी मेथड, क्लियर, या इसी का दूसरा नाम होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, क्लियर। क्या होता है बोलो, मैंने कहा इसी को बोलते हैं, बोलो ह्यूरिस्टिक, मैंने कहा ह्यूरिस्टिक मेथड, क्लियर। नाम सुना नहीं सुना बोलो, ओके। नहीं सुना बोलो नाम, ओके। चलो डिस्कवरी मेथड किसने दिया, क्या बताया, सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, समस्या समाधान विधि, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्लियर। अरे समाधान क्लियर, अरे समाधान विधि, क्लियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्लियर, ओके। हमें ब्लाइंडली नहीं पढ़ना, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मेथड है, तभी वहां एग्जाम में आपका क्वेश्चन बैठेगा। क्योंकि मेथड तो मैंने कहा दुनिया भर के हैं, हम अननेसेसरी विश्लेषण विधियां, संश्लेषण विधियां पढ़े, कोई मतलब नहीं, वो तो मैथ्स की टीचिंग मेथड है, बोलो क्लियर। अभी हमारे क्या पढ़ रहे हैं हम, साइंस टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, क्लियर, ओके। समस्या समाधान विधि। उसके बाद मैंने कहा नंबर 7, जितने बोलो स्टार लगाओ उतना कम है, आगमन निगमन विधि, क्लियर, ओके। मैंने कहा आगमन निगमन, आगमन तथा निगमन विधि, क्लियर, बोलो इंडक्टिव, क्लियर, नाम सुने बोलो, एंड बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इंडक्टिव मेथड, क्लियर। ये बहुत परेशान करता है स्टूडेंट को, एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बोलो काम हो जाएगा, क्लियर। मतलब इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये दोनों मेथड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इनमें क्या है, हम एक के अंदर एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, देन
लेने वाले से लगाकर जितनी बातें हैं वो सारी आपको याद हो जाएगी। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने लिखा यहां पर, बोलो प्रेच्छा उपागम। क्लियर? ओके। प्रेच्छा उपागम या पूछताछ, अरे पूछताछ उपागम। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? बोलो। मैंने कहा इंक्वायरी, बोलो क्या बोलते हैं? अप्रोच। क्लियर? ओके। मेरी बात समझ में? इंक्वायरी अप्रोच। और एक है हमारा सृजनात्मक उपागम। क्लियर? सृजनात्मक उपागम। क्लियर? मैंने कहा आपको कंस्ट्रक्टिविटी, आपसे मैं कह रहा हूं जिम या कंस्ट्रक्टिविटी, ठीक है? ओके। अप्रोच। ओके। तो ये 9 हमें पढ़ना है। बोलो बात समझ, कितने पढ़ने? बोलो 9। क्लियर? ओके। जिसके अंदर आपके, बोलो आपसे मैं कहूँ 2 से 3 या 3 से 4 भी क्वेश्चन, यहाँ से 2 से 3 तो है ही है, ज्यादा बोलो आपसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने पहले एक बार बता दिया ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें ये वाले कंटेंट में क्या पढ़ना है। बोलो बात समझ ना? मतलब हम अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं और उन्हीं चीजों को हम अच्छे से पढ़ते तो ही एग्जाम में क्वेश्चन बैठता है। क्लियर? ओके। नोट करोगे? ये जो मैंने लिखे समझ में आ रहा? बोलो आपको? क्लियर? नाम सुना नहीं सुना? बोलो। क्लियर? ओके। डिस्कवरी मेथड को बोलते हैं। ये नाम लिखे बोलो। क्लियर? ओके। उसमें देखो, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी पूछे गए हैं। क्लियर? ये तो खैर जनरल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आएगी। इससे भी पूछे गए हैं। और बोलो ये तो खैर इम्पोर्टेंट है ही है। क्लियर? ये दो तो इम्पोर्टेंट है ही है। कभी इंक्वायरी अप्रोच पढ़ा हो? क्लियर? सचमैन का ये दिया हुआ है। बोलो बात समझना? ठीक है? देखो अपने ये नहीं है, फिर भी मैंने क्यों लिखा समझ में आया? मेथड तो है ये इसलिए कि मुझे ये दोनों बताने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा। बोलो बात समझ ना? ठीक है? क्योंकि इसमें मैं बोलूंगा कि व्याख्यान प्लस प्रयोगशाला, तो इसका मतलब पहले व्याख्यान बताऊं, फिर प्रयोगशाला बताऊं, फिर आपको मैं बोलो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रयोग प्रदर्शन विधि बताऊं। बोलो बात समझ ना? ओके।
क्योंकि व्याख्यान विधि तो अवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। क्लियर? मैंने कहा हमारे विज्ञान में केवल इससे कुछ होता ही नहीं है, हमारे विज्ञान में ज्यादा चलती है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यही चलता है। क्लियर? खाली लेबोरेटरी से भी काम नहीं होगा, खाली लेक्चर से भी काम नहीं होगा। विज्ञान के लिए बोलो कौन सी मेथड ज्यादा चलता है? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? लेकिन हमें सीखना है, इसलिए मैंने पहले ये फिर ये ऐसे पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई। बोलो अब हमारा बोलो 1-2 दिन क्या चलने वाला है, समझ में आया? बोलो ये सारे मेथड मुझे आपको, अच्छा इनमें भी क्या याद करवाना जो एग्जाम में आता है? बोलो बात समझ ना। अगर किसी मेथड को किसी ने दिया है मतलब उसका प्रतिपादक है, वो तो पक्का याद होना चाहिए। पक्का मतलब आधी रात को भी कोई उठा के पूछे आर्मस्ट्रांग ने कौन सा मेथड दिया है, तुरंत आपको अपना नाम निकले नहीं निकले लेकिन मेथड का नाम पता हो तो है, पर याद करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? आगमन विधि किसने दी है, निगमन विधि किसने दी है, बोलो आपका अनुसंधान विधि किसने दी है, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? जो फैक्ट्स है, जो पक्की चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और जो समझने वाली है वो तो अपन समझेंगे ही समझेंगे। हर मेथड का क्या गुण है क्या दोष है, गुण दोष तो समझने वाली चीजें होती है, गुण दोष याद करने की जरूरत नहीं। हर एक मेथड का बोलो गुण भी होता है तो दोष भी होता है। क्लियर? तो वो तो अपने को देखना ही है, बात समझना। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 करके, उससे रिलेटेड बातें जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि जब आप कभी एग्जाम में पढ़ो या रिवीजन करो तो आपका टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस मेथड में मुझे ये याद होना चाहिए। मेरी बात समझ ना, कि हम रामायण लिखे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये वाले नोट कर लिए थे नाम आपने? बोलो अरे ओके। तो मेरी बात समझ में आ गई? बोलो आपको क्लियर? ओके। तो ये हम 9 हमें पढ़ने हैं। 9 में मतलब 8 ही, अपने लेक्चर मेथड नहीं है, बट वो फिर भी अपन पहले देखेंगे। ठीक है? उपागम 2 है, विद्या 7 है। ठीक है? ओके।